जन्नत के पत्ते। मेहंदी के फंक्शन में वो फुरकान मामू के साथ बैठा रहा था। वो एक दफ़ा फिर वही पुराने किस्से लेकर बैठ गए थे। किस तरह उन्होंने सबीन की मदद करनी चाहिए, मगर किस तरह सबीन ने मदद नहीं ली। वो खामोशी से सर हिलाता रहा। कोई एतराज़ नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं। कमांडो ट्रेनिंग के दौरान एक मरहला ऐसा हुआ करता था जिस पे लड़के ज़ब्त हार देते थे। वो तब हारते जब ट्रेनर उनके मुंह पे थूकता। उसके एक दोस्त ने ऐसे मौके पे अपने ट्रेनर को तमाचा दे मारा था। सो इसी वक्त उसे बता दिया गया कि वो कमांडो नहीं बन सकता। जहान के मुंह पे भी अफसर ने थूका था। वो खामोशी से खड़ा रहा। एक दफ़ा, दो दफ़ा, कई दफ़ा थूका गया, गालियाँ दी गई, मगर उसने सब्र न हारा और वो पास हो गया। अब भी उसने खुद को ऐसे ही पास कर दिया था। फंक्शन के दौरान बदमज़गी तब फैली जब एकदम से लाइट चली गई। उसके मामू के घर में लाइट का मसला कभी न होता, मगर जनरेटर जवाब न दे देता। एकदम से धक्कम पेल मच गई थी। मैकेनिक का इंतज़ार, शोर, अफरा तफरी, कोई खुद हाथ पैर हिलाने के लिए तैयार न था। बस मैकेनिक आएगा तो ठीक कर लेगा। वो कुछ देर बैठा रहा, फिर उसे कोफ्त होने लगी। ये लोग दूसरों पे इंहिसार क्यों करते हैं? अपने मसले खुद हल क्यों नहीं करते? वो उठा और चुपचाप जनरेटर का मुआयना करने लगा। ज़रा सा मसला था और तूफ़ान ऐसे मचा दिया था सबने। 5 मिनट भी नहीं लगे उसे सब ठीक करने में, और तब तक वो पूरे मजमे की तवज्जो पा चुका था। ये चीज़ ज़्यादा खौफ दिलाने वाली थी। वो हाथ धोने के बहाने जल्दी ही अंदर चला गया। अलबत्ता वो जानता था कि सारा वक्त हया बहुत मसरूर अंदाज में उसे देखती रही थी। वो जैसे उस पर फ़ख्र कर रही थी। बाद में सब मर्द लाउंज में बैठ गए तो वो भी वहीं बैठा रहा। लाशऊरी तौर पर वो हया का मुंतज़िर था, कब वो आएगी और वो उसे देख सके। बहुत देर बाद वो नज़र आई। साथ में जाहिद मामू की छोटी बेटी भी थी। वो दोनों किचन की तरफ जा रही थी। उसे भी हया को देख लेने की ठीक से खुशी भी नहीं हुई थी कि उसने महसूस किया। जब वो चलती हुई जा रही थी तो सब कज़न्स उसे ही देख रहे थे, यहाँ तक कि दावर भी। उसे गुस्सा चढ़ा, इतना शदीद कि हद नहीं, मगर वो क्या कर सकता था? वो तो अपनी माँ तक पे कुछ इम्पोज नहीं कर सका था कभी, अपनी बीवी पे क्या करता? फिर एकदम से कहीं से जाहिद मामू की बेटी जिसकी शादी थी तन फन करती आई और दावर के ऊंचा बोलने के सबब उसको सुनाकर वापस हो ली। वो वाकई शॉक्ड हो गया और कुछ पिछला गुस्सा भी था। वो एकदम से खड़ा हो गया। बाकी सब भी उसके पीछे बाहर आए थे। किसी ने अलबत्ता उस लड़की को नहीं टोका, किसी ने उसे नहीं डांटा, किसी ने उसे वो बातें नहीं सुनाई जो उन्होंने कई बरस पहले उसकी माँ को सुनाई थी। तब भी फुरकान मामू लोग उनके लाउंज में थे। तब भी वो यूं ही उठे थे और बाहर निकल गए थे, मगर अब निकलने से कबल किसी ने कुछ नहीं कहा था। क्या फ़र्क था दोनों वाक़यात में? मम्मी ने उनकी बेइज्जती नहीं की थी, वो गवाह था। महविश ने दावर की, बल्कि सब की बेइज्जती की, और वो उसका भी गवाह था। फिर क्यों महविश को एक लफ्ज़ भी नहीं कहा गया? क्योंकि वो असरो रसूख वाले बाप की बेटी थी, क्योंकि उसका बाप सामने बैठा था, क्योंकि उसके होने वाला शौहर बहुत अमीर कबीर था और मम्मी के पास उनमें से कुछ भी नहीं था उस वक्त। और हाँ, ये उसका होने वाला शौहर, चलो वो भी देखेगा कितना अरसा उसके अमीर होने का ढकोसला जलता है। जिस तरह उस लड़के का बड़ा भाई बार बार अपनी दौलत की वजह बता रहा था, साफ जाहिर था कि वो एकदम से आई हुई ब्लैक मनी की सफाई दे रहे हैं, गधे। महविश की बदतमीज़ी के बाद जब सब बिना खाना खाए वहाँ उठ आए तो उसके जहन में सिर्फ यही था कि सुलेमान मामू ने खाना नहीं खाया। हया ने बाहर खा लिया था, मगर मामू, वो उनकी इतनी परवाह क्यों कर रहा है? पता नहीं, मगर जो भी हो, मामू मामू थे। सो हया के साथ मिलकर उस रात उसने सिर्फ सुलेमान मामू के लिए पास्ता बनाया था, और यूं उन दोनों के दरमियान सर्द मेहरी की दीवार भी इसी तरह पिघल गई थी। मामू हैरान थे, मगर ज़्यादा जाहिर नहीं किया। वो उससे खफा रहते थे, वो जानता था, मगर अब शायद हालात बदल जाएं। शायद। अगले रोज़ हमाद की बहुत मेहनत करके उसने वो बॉक्स हया तक पहुंचा ही दिया। उसके अंदर जवाहिर के एक लॉकर की बारकोड स्लिप और
अंदरूनी तिजोरी की चाबी थी। लॉकर अभी खाली था, मगर वो वापस जाते ही कुछ रिकॉर्ड करके उसमें रख देगा। उसने सब सोच रखा था, बस उसके लिए उसे हया को वापस ले जाना होगा, लाजमन। इन चंद दिनों में उसके बाकी रिश्तेदारों से भी ताल्लुकात बेहतर होते गए। महविश की छोटी बहन से लेकर सुलेमान मामू तक अब कोई उससे नाराज़ न था। जब वो बाद में अपनी जॉब के मुतालिक बताएगा तो उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा, वो नहीं सोचना चाहता था। बात की बाद में देखी जाएगी, अभी तो उसे सब सेट रखना था। इस रात हया ने पजल बॉक्स उसे हिलाकर थमा दिया। पहले तो वो वाकई गड़बड़ा गया कि वो जान चुकी है और अब उसका हिसाब लेने आई थी, मगर नहीं, वो सिर्फ बॉक्स को खोलने में मदद चाह रही थी। पागल लड़की, ये राजदारी से रखने वाली चीज़ थी। वो क्या अब हर किसी से यूं ही मदद मांगती फिरेगी? उसका इलाज करना ज़रूरी था, सो उसने फ़ौरन ही छुरी और हथौड़ा मांगा। हया ने घबरा कर बॉक्स वापस ले लिया। चलो, उसको इसकी तोड़ कर न खोलने वाली ख्वाहिश का एहतराम तो था ही। अब उसके लॉकर से वीडियो निकालने के लिए ज़रूरी था कि वो वापस इस्तांबुल जाए। एक वक्त था जब वो उसे रोकना चाहता था, मगर आज वो खुद सुलेमान मामू के पास गया कि वो उन्हें समझा सके। वो कमरे में अकेले थे। वो सामने कुर्सी पर बैठ गया, छोटी छोटी बातों से आवाज़ किया। वो खामोशी से सुनते रहे। तुम और क्या करते हो रेस्टोरेंट के अलावा? उन्होंने सादा से अंदाज में पूछा। वो ज़रा देर के लिए ठटका। वो कुछ जानते तो नहीं थे, आर्मी के बारे में वो नहीं जान सकते थे, मगर कहीं अब्दुर्रहमान पाशा वाले कवर के बारे में तो कुछ नहीं जानते थे, या शायद रोहेल ने अमेरिका वाली बात का जिक्र किया हो, मगर नहीं। वो उनकी तसल्ली करता गया पूरे एतमाद के साथ। फिर उसने हया की बात की और जब ये कहा कि अगर वो वापस नहीं जाएगी तो कभी डीजे के दुख से नहीं संभल पाएगी, तो सलमान मामू ने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए इजाज़त दे दी। उन्हें उसका हया के लिए फ़िक्रमंद होना अच्छा लगा था। सब ठीक जा रहा था। वो दोनों वापस आए तो उसका इरादा था कि वो कुछ दिन उसे अपने घर में रुकने का कहेगा। आहिस्ता आहिस्ता वो उसका लॉकर ढूंढ लेगी और इससे पहले कि वो किसी दूसरे के मुंह से कुछ सुने, वो वीडियो उसे मिल जाएगी। फिर वो मिलकर कुछ फैसला करेंगे कि आगे ज़िंदगी उन्हें कैसी गुजारनी है। सब कुछ ठीक जा रहा था। पाकिस्तान से वापसी पे उसका सर का दर्द बढ़ता ही गया था और उसके बायस उसे बुखार हो गया था। पहले दिन तो हया चली गई। उसने कहा था वो कल आएगी। अभी वो सुबांची देखना चाहती थी, डीजे की वजह से यकीनन। जिस रात के लिए हया ने आने का कहा था, उस शाम से ही उसका सर दर्द नाकाबिले बर्दाश्त सूरत इख्तियार कर गया था। ऐसा लगता था अभी सर फट जाएगा। वो अपना काम खुद कर लेता था, मगर आज अरसे बाद उसने मम्मी से कहा कि वो उसे दूध गर्म करके ला दें और साथ में नींद की गोली भी। मम्मी फ़ौरन दोनों चीज़ें ले आईं। ज़रा परेशान भी हो गईं। उनको फ़िक्र ना करने का कहकर उसने दवा ली और फिर लेट गया। हया आएगी तो वो उठ जाएगा, अभी थोड़ा सो ले। नींद में जाते हुए भी उसके अंदर मुतज़ाद सी जंग छिड़ी हुई थी कि वो अपना एमआरआई फिर से करवाए या इस दर्द को नज़रअंदाज करता रहे। वो किसी बुरी खबर से डरता था। उसका कैरियर, उसकी मंजिल, नकारा फौजी करार देकर रिटायरमेंट। रात का जाने कौन सा पहर था जब उसकी आंख मुसलसल बजती घंटी से खुली। उसने उठना चाहा तो सर बेहद वजनी हो रहा था। बमुश्किल वो कोहनी का सहारा लेकर सीधा हुआ और फ़ोन देखा। सफ़ीर उस्मान। जब उसने फ़ोन कान से लगाया तो उसकी आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा रहा था, और जब उसने सफ़ीर की बात सुनी तो उसे जैसे ज़ोर का चक्कर आया था। भाभी, एक लड़की का फ़ोन आया है। वो अपना नाम हया बता रही है और वो कह रही है कि उसे अगवा कर लिया गया है। वो रात शायद उसकी ज़िंदगी की तवील तरीन रात थी। इंडिया में रॉ की तहवील में गुजरी रातों से भी ज़्यादा तल्ख, ज़्यादा तकलीफ दे और ज़्यादा भयानक। उसे लगा था वो हया को खो चुका है, सिर्फ इसलिए कि वो उसकी निगरानी नहीं कर सका, वो उसकी हिफाजत नहीं कर सका। वो लोग उसे अगवा कर चुके थे सिर्फ इसलिए कि उस रात अब्दुर्रहमान पाशा सो गया था। वो उसको ले गए थे। वो क्या करे, वो किधर जाए, वो क्या करेगा अब? वो बमुश्किल बिस्तर से उठा, चेहरे पे पानी भी नहीं डाला, बस जैकेट उठाई, पिस्तौल जेब में रखा।
और अपना ख़ास चाकू जुराब के साथ बांधा और फ़ोन हाथ में लिए बाहर भागा। गाड़ी तक आते आते उसको चक्कर आ रहे थे। बाहर सर्दी थी, हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी, और अंधेरा दुनिया जैसे ख़त्म होकर बर्फ़ का ढेर बन गई थी। वो रात बर्फ़ जैसी रात थी, सर्द और कहर आलूद, सफ़ेद और ठंडी। कार स्टार्ट करते हुए उसने सफ़ीर को कॉल बैक किया। कुछ बताया उसने? वो किधर है? बस फॉरेस्ट बुर्ज कहा था। मैं कॉल बैक कर रहा हूँ मगर कॉल नहीं जा रही। उसका नंबर रोमिंग पे है और बैलेंस ख़त्म हो गया होगा। मगर मसला ये था कि बॉस्फोरस बुर्ज भी तो दो थे। एक फर्स्ट बॉस्फोरस बुर्ज जिसको उर्फ़ आम में बॉस्फोरस बुर्ज कहा जाता था, और दूसरा सेकंड बॉस्फोरस बुर्ज जिसका नाम सुल्तान अहमद बुर्ज था। ये पुल सुल्तान अहमद मस्जिद की पुश्त पर ही था। चूँकि हया ने सफ़ीर को पाकिस्तानी मोबाइल से कॉल की थी, इसलिए उसने सबसे पहले अपने ट्रेसर का स्टेटस चेक किया। वो वाकई सुल्तान अहमद बुर्ज के करीब में ही कहीं था। दूसरा ट्रेसर जवाब नहीं दे रहा था। वो समझ नहीं सका कि हया ने उसे कॉल क्यों नहीं की। उसने उस्मान शब्बीर से मदद मांगी मगर उससे क्यों नहीं, ना जहान से, ना अब्दुर्रहमान से। क्यों? उसने क्यों नहीं? लेकिन अभी ये सानी बातें थीं। उसे जल्द अज जल्द हया को इन लोगों के शिकंजे से निकालना था। वो जानता था कि वो कौन लोग होंगे। वो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल थे जो लड़कियों को अगवा करते थे, और इस्तांबुल में उनके बहुत से ग्रोह काम कर रहे थे। तुर्की इस शक के लिए खासा बदनाम था। रूस, यूक्रेन और मालदीव की लड़कियां नौकरी की लालच में इधर लाई जाती थीं और बेच दी जाती थीं। फिर ज़बरदस्ती उनसे वाइट स्लेवरी कराई जाती, यानी कॉल गर्ल्स बना दिया जाता और उनसे पैसे वसूल किए जाते। यकीनन वो समझ पाया था वो किसी शिप पे थी। वो लोग उसे कहीं दूर ले जा रहे थे। सुल्तान अहमद बुर्ज पे पहुंचकर इस बात की तस्दीक भी हो गई।